आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि अच्छे होंगे इस कोरोना की महामारी में आप सभी लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी, यूपी टेट एंड टीजीटी, और उसके बाद आपका सी टेट और रीट का जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है राजस्थान में। मतलब आप क्रमानुसार इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि यूपी टेट हो गया आपका, सी टेट हो गया, रीट हो गया, सुपर टेट हो गया एंड टीजीटी जो अभी आपका 7-8 में होने जा रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ठीक है, तो यह सभी के लिए कारगर है, चाहे वो अभ्यर्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की कर रहे हों, और यूपी टेट में चाहे जूनियर की कर रहे हों या प्राथमिक की कर रहे हों। ठीक है, सुपर टेट में सेम है, सी टेट में भी टीजीटी रीट का भी सेम है, उसके बाद टीजीटी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो पूरी कोशिश है मेरी तरफ से एक बेहतरीन कंटेंट एंड क्वालिटी देने की आप सभी लोगों को। चलिए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आयांश IAS एकेडमी में। तो पहला प्रश्न आपका है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, विस्मयवाचक। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि मैं आपको 30 सेकंड दे ही देता हूं, क्योंकि हर प्रश्न में अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपको 30 सेकंड देता हूं तो इतना कहने में ही 30 सेकंड हो जाता है। ठीक है ना? तो आप सभी लोग समझदार हैं और बिल्कुल सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी लोगों से। तो पहले का जल्दी से आप सभी लोग जवाब दीजिए। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। और ये जो सीरीज़ है ना दोस्तों, 50 से ज़्यादा प्रश्नों की सीरीज मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, तो कौन सा होगा? इच्छावाचक। आप इच्छा मतलब क्या करते हैं, जब आप किसी से बोलते हैं कि भगवान तुम्हें सफलता प्राप्त करे, आप अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, संकेत नहीं देते, कोई विधानवाचक या विस्मयवाचक नहीं है, क्या है? इच्छावाचक, यानी कि आपकी इच्छा है, आपकी विशेष है कि वो आदमी जिसको भी आप कह रहे हैं उसके आप क्या हैं? शुभ चिंतक हैं। उसके आप क्या हैं? शुभ चिंतक हैं। इसलिए आप इस बात को कह रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो बहुत बारीकी से देखिएगा, बाकी ग्रामर आपको पढ़ाया भी जाएगा। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार कीजिए। छोटा भाई, मेरा छोटा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें या पढ़ता है। तो इसमें देखिए किसकी बात करी गई है? इस वाक्य में विधेय का विस्तार कीजिए। भाई, तो इस विधेय में क्या होगा आपका? धार्मिक पुस्तकें, मतलब धार्मिक पुस्तकें अधिक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रशांत का जो छोटा भाई है, मतलब मेरा भाई प्रशांत छोटा, मतलब जो है वो क्या करता है? धार्मिक पुस्तकों को अधिक पढ़ता है। तो यही विधेय है, यही एक तरीके से कह सकते हैं कि यही मुख्य बात है। तो क्या हो गया? धार्मिक पुस्तकें अधिक। संरचना के आधार पर किए गए वाक्यों के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर तीसरे का आप सभी को बताना है, तो क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य। 4 पे आप लोग आ जाइए। चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो, इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक एंड संप्रदान कारक। तो एक चीज़ आप देखिए, अपादान कारक क्या होता है? अलग करता है। करण कारक क्या करता है? जोड़ने का कार्य करता है। संप्रदान कारक आप जानते हैं, कर्म कारक भी आप जानते हैं। तो साफ साफ इसमें यही कहा गया है, चाहो तो इस पूरी कलम से, इस कलम से पूरी कहानी लिख दो, यानी कि उसको उस चीज़ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जब हम आपको कारक बताएंगे हिंदी में, या जो भी मेरी फैकल्टी आपको बताएगी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? करण कारक होगा। समझदार हैं काफ़ी आप लोग, जवाब सही आ रहे हैं आपके। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, इस वाक्य, यह वाक्य है, यह वाक्य है। इसका जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। चौथा, चलिए
आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। जब भी हम किसी को विश करते हैं, किसी के प्रति हम इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होगा? इच्छावाचक होगा। मेरी आवाज़ अगर कम आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, तो थोड़ा सा इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। मेरा भाई प्रशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? उद्देश्य का विस्तार क्या है? तो मेरा बड़ा भाई। ठीक है। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। जो खिल रहा था, इसके बारे में आपको बताना है। विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या कोई नहीं इनमें से? प्रश्न नंबर 8 का तो विशेषण उपवाक्य है दोस्तों। तारीफ ही तो हो रही है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो सकता है? विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण। ईमानदारी एक अच्छा गुण है, इस चीज़ का विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। यहाँ पे संज्ञा की बात हो रही है। ठीक है। और ये सभी प्रश्न, मैं आप सबसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका एक कलेक्शन है ये। और ये जो कलेक्शन है ना दोस्तों, ये कोई किसी बुक से नहीं लिए गए हैं। आपको बताऊँ, यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान, मतलब जितने भी हिंदी राज्य हैं, इस बात को मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, क्योंकि क्या है कि देखिए, ऑनलाइन हम आप सभी से लाइव बात कर रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं इस समय। ये वीडियो आफ्टर लाइव या स्ट्रीमिंग ये पब्लिश होगी, और इसको पता नहीं कितने लोग देखेंगे, 150, 200, 300, 400। तो सबको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबके लिए बेहतरीन है। हिंदी का जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, और विशेष तौर से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वे दैन सुपर टेट एंड टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए विशेष रूप से है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित कीजिए। ये मतलब सिंपल सी बात है। लोग बोलते हैं जहाँ जहाँ गया लोग उसे गालियाँ दिए, या जहाँ जहाँ गया लोगों ने उसका सम्मान किया, या जहाँ जहाँ गया लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, है ना। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं, हम सभी लोग अपने जीवन में करते हैं। तो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि सीधा सीधा कहा गया जहाँ जहाँ वह गया। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? अपनापन, बुढ़ापा, सजावट, कठोरता। बात जातिवाचक से है, इस बात का ध्यान रखना। अपनापन जातिवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बूढ़ा की जातिवाचक, तो बूढ़ा से बुढ़ापा बना दिया गया। कहते हैं ना कि आप लोगों ने कहते हैं बुढ़ापा कितना खराब होता है, कितना कष्टदायी होता है। मतलब जहाँ भाव निकले दोस्तों, जहाँ फीलिंग्स निकले आपके अंदर से कि आह निकले, यार वाकई में कितना कष्ट है अगले को, या कितना सुख है अगले को, वही भाववाचक संज्ञा हो जाती है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना आप सभी लोग, क्योंकि आने वाले 1 से 2 साल में आप सभी लोग शिक्षक की भूमिका में होंगे। ठीक है, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ ईश्वर से। चलिए प्रश्न नंबर 12 है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? मिठास, सोना, सभा, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे से आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या हो सकता है? सभा हो जाएगा दोस्तों। सभा क्या है? समूहवाचक है, कलेक्टिव, जिसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आ गए हैं। आज मैं काफ़ी स्लो कर रहा हूँ, बस इसलिए कि बहुत लोगों के प्रश्न आए थे कि सर थोड़ा स्लो कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अदालत, गिलास, या फर्स्ट और सेकंड दोनों? प्रश्न नंबर 13। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग आप सभी को मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि एक बुक आती है दोस्तों हिंदी ग्रामर की, डॉक्टर वासुदेव की। मैं उन्हीं की बुक से ही ग्रामर पढ़ता भी हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ।
तो आप लोग भी वो बुक परचेस कर सकते हैं, बहुत सस्ती मिलती है, 40-50 रुपये में बड़े आराम से आपको अवेलेबल मिल जाएगी मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हंसाना कोई क्रिया नहीं होती है, जगवाना भी कोई क्रिया नहीं होती है। आई थिंक आपके हिसाब से आप लोग चलिए बताइए क्या हो सकता है। अच्छा लास्ट है, ये गेहूँ पीस रहा है, तो क्रिया क्या हो रही? गेहूँ पीस रहा है। प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया कहते हैं ना, मेरे प्राण प्रिया, मेरे प्रेमी, मतलब मेरे साजन, इस तरीके के जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं दोस्तों, वे जो है कि एक मतलब कहते हैं कि एक महिला अपने पति के लिए इस्तेमाल करती है, वो भी मतलब एक मिनट सॉरी प्राण प्रिया की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि प्राण प्रिया का तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि एक हस्बैंड जो है कि अपनी वाइफ के लिए शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो सहचरी, संगिनी, अर्धांगिनी या प्रेमिका। तो देखिए प्राण प्रिया का सही अर्थ अगर आप देखते हैं, आप लोग जवाब भी दीजिए, थोड़ा सा समय दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। प्रेमिका तो दोस्तों वो होती है जो शादी से पहले होती है, ठीक है। सहचरी का भी अलग ही मीनिंग है, साथ में एक तरीके से। संगिनी का तात्पर्य आप सभी लोग जानते होंगे, जब आपके शादी के कार्ड छपते हैं ना, तो वहाँ लिखा जाता है कि राम संग सीता, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे संगिनी हम कह सकते हैं, लेकिन संगिनी का तात्पर्य है कि संगिनी सही रूप में कंप्लीट एक वर्ड नहीं है प्राण प्रिया के लिए। तो प्राण प्रिया का एक सही जो अर्थ निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? अर्धांगिनी। प्रत्येक पुरुष अपने वाइफ को या अपनी पत्नी को कहता है कि वो मेरी क्या है? अर्धांगिनी है, या महिला ही कहती है कि मैं उनकी क्या हूँ? अर्धांगिनी हूँ। तो प्राण प्रिया का आप लोग ध्यान रखना, कई बार आ चुका है पीसीएस के एग्जाम में भी ये। चलिए खैर, इस प्रश्न में ज़्यादा समय लगा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा। वाक्य सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 16, तो क्या है ये? मिश्र वाक्य। उसने कहा, एक यहीं कंप्लीट हो गया, मैं घर जाऊंगा, तो दो वाक्यों का मिश्रण है ये। अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया। आप लोग देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा इंग्लैंड और इंडिया की मैच, मतलब वनडे सीरीज चल रही थी इंग्लैंड में, और उस समय सौरव गांगुली कप्तान थे। एक मैच हारते हारते इंडिया जीत गई, उसमें कमाल किया था युवराज सिंह ने और मोहम्मद कैफ ने। तो सभी लोगों ने कहा अरे युवराज सिंह ने और मोहम्मद कैफ ने तो कमाल कर दिया। तो इस तरीके का वाक्य अपने जीवन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक है निषेधात्मक। तो क्या हो जाएगा? अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं और जवाब भी आ चुका है, विस्मयबोधक। राम घर गया, उसने माँ को देखा। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। प्रश्न नंबर 18, राम घर गया और उसने माँ को देखा, यही बनेगा, ठीक है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य एंड मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 19, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य। वाक्य के घटक होते हैं कर्ता क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो उद्देश्य और विधेय होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया इसको करते करते। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, देशज, तद्भव, मिश्रज। ये जो शब्द होते हैं ना दोस्तों, आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब कितना भी कह लो इम्पोर्टेंट है ये। 1 नंबर का इन चारों से क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो उसको हम तत्सम ही कहते हैं दोस्तों। मतलब जिस भाषा का प्रयोग हम संस्कृत में करते थे उसको ही हम हिंदी में करने लग जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? तत्सम बोलेंगे। उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे।
ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे आ गए हैं। मूंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मूंगा, प्रवाल, विद्रुम, सरवरी, रक्तमणि। प्रश्न नंबर 23। तो 23 का क्या है? सरवरी। बाकी सभी इसके पर्यायवाची हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से तत्सम है। सोरठा, हंसी, हथनी, सूची। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 तो क्या हो जाएगा? सूची। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, आप लोग इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। ये कभी मत सोचना कि मुझको तो ये सब आता है, मैं इसको क्यों पढ़ूँ। जिसने ऐसा सोच लिया ना, उसका कभी भी जीवन में कुछ हो नहीं पाया है। मैं आप सबसे अवगत करा देना चाहता हूँ, ठीक है। सुई दोस्तों बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करती है। इस जीवन में, इस दुनिया में सभी जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, जो भी आपके आसपास हैं, छोटी से छोटी, सबका अपने अपने समय पर अपना अपना महत्व है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का भी एक्सपीरियंस है, बाकी मैंने लोगों से सीखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको बिल्कुल अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं हम। तो इसलिए मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि ये इसमें आप मत जाइएगा कि ये तत्सम तद्भव, तो ये बड़े कठिन है। ये आपका बेड़ा पार भी कर सकते हैं, आपका बेड़ा पार भी नहीं कर सकते, दोनों काम कर सकते हैं। ये लटका भी देंगे आपको परीक्षा में। अगर इनको आपने इग्नोर किया ना, तो ये आपको इतना तगड़ा इग्नोर करेंगे कि आप जो है कि आपके 2-4 साल खराब हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए खैर, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कालिंदी, तनुजा, लोक, भानुजा। 25। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी तो है, लोक नहीं है, कालिंदी भी है, तनुजा भी है, भानुजा भी है, लोक क्या है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे आ गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? खेत, लोटा, अग्नि, प्रार्थना। देशज की बात का मतलब समझते हैं, जो देश से, जो क्षेत्रीय भाषा से, यानी कि एक बोली, जो एक बोली पहले का एक मतलब बस्ती में बोली जाने लगी, उसका धीरे धीरे एरिया बढ़ने लगा, फिर वो एक क्षेत्रीय भाषा हुई, क्षेत्रीय से फिर राज्यस्तरीय, उसके बाद उसको देशज भाषा कहने लग गए। तो मुझे लगता है कि अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा इसका जवाब पे आ चुका है, लोटा। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम: बारात, आंसू, वर्षा, हाथी। 27 का तो क्या हो जाएगा? वर्षा क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। मैना का पर्यायवाची शब्द है। कलह प्रिया, श्यामा, नरनाह, सिति। 28 का क्या हो जाएगा? कलह प्रिया, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। सत, मित्र, सीख, यमुना। जल्दी से बताएं आप लोग। 29 का क्या शब्द होगा तद्भव? सीख। सीख तद्भव शब्द है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है कहलाते हैं समानार्थी, अविकारी, एकार्थी एवं विकारी। तो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी हैं, चूँकि दोस्तों की थोड़ी आदत हो गई है लोगों को, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर। तो सीधा सीधा आ गया, पहले शब्द कौन सा है? लंबोदर ही है। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पादप, तरुड़ी, तरु, वृक्ष। प्रश्न नंबर 32 तो कौन सा होगा? तरुड़ी। दशानंद किस प्रकार का शब्द है? दशानंद रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है। ये दशानंद, दशानंद का मतलब 10 बार परीक्षा में आ चुका है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। हल्के में किसी प्रश्न को मत लेना। यहाँ जो भी आपके हिंदी के प्रश्न कराए जा रहे हैं, ये अपने आप में आपकी बेड़ा पार कर देंगे और आपका रिजल्ट लटका भी सकते हैं अगर आपने इनको इग्नोर किया तो। पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी, पक्षी ध्यान रखना। बिगह, परिंदा,
परवेड़ु, करगा, तो सभी हैं। तो कौन सा नहीं है इनमें से? करगा नहीं है। बाकी क्या है? परिंदा भी है, परवेरु भी है, विहग भी है। देखो आप लोग पर्यायवाची शब्द जैसे बिगह है, परिंदा, परवेरु, कबीरदास के दोहे जाके पढ़िए आप लोग, सूरदास जी के पढ़िए। मतलब हमारे भारत में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनकी कविताएं पढ़िए। ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे ना दोस्तों जिसको आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, जिसका मतलब इतना अच्छा होता है, इतना आनंदमय जिसका मतलब होता है कि सुन के कि अपने आप में एक अच्छी अनुभूति होती है। ठीक है ना? क्योंकि जब आप साहित्य से जुड़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप अपने पूरे देश से जुड़ रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं। बहुत ताकत है साहित्य में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में ही पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है ना? 35। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, रिश्का, कैंची, कमरा। चाय तो आप लोग जानते हैं चाइनीज का है। ठीक है? कैंची, रिश्का एंड कैंची, रिक्शा एंड कमरा, ये 3 शब्द बचे। इन तीनों में से आप बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो कौन सा है? कैंची है। विभावरी, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, संकर, तत्सम। जी आपको बार बार देखने को मिलेंगे ये शब्द। कौन सा है? तत्सम है। इसमें से कौन शब्द यौगिक, इनमें से कौन शब्द, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है? ठीक है, देखिए प्रश्न जब आप पढ़ेंगे कई बार तो आप प्रश्न का मतलब समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है परीक्षा में जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, गलत उत्तर दे के आ जाते हैं। लेकिन आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखना कि इसकी प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी। इसीलिए हम प्रैक्टिस जो है कि टीजीटी को देखते हुए, और रीट का एग्ज़ाम अभी होने वाला था, आई थिंक कैंसिल हो गया है, उसको देखते हुए, बाकी और परीक्षाएँ जो होने वाली हैं उन सब को देखते हुए हमने जो है कि इसकी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, चूँकि रजिस्ट्रेशन डेली 1-2 लोग करा ही रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट और मिलेंगे। और आप सबको मैं और बता दूं एक बात, यूपी टेट से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी टेट के बच्चे ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं इस समय, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए। ठीक है? तो लगभग समझ लीजिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 1500 क्वेश्चन के हिसाब से आप ऐड कर लीजिए, तो 7500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए ठीक है, बच्चों के रोने की भी आवाज़ आती रहती है। खैर, तो क्या होगा? पाठशाला हो जाएगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? कई सार्थक खंड हो सके। 38। पहला क्या होगा? यौगिक होगा। थर्टी नाइन, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द। 39, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द 39 का क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। देख लीजिए, बड़े मुश्किल से आप लोगों के लिए मैं लाइव क्लास ले पा रहा हूँ क्योंकि बच्चे भी शोर कर रहे हैं इस समय। ठीक है? कौन कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिवरी, पुष्कर, पगड़ी, ढोर। तो कौन सा नहीं है? पुष्कर नहीं है। बाकी सभी क्या है? देशज शब्द हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, मैं कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न नंबर 41। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो, तो संबंधवाचक तो है ही नहीं, निजवाचक भी नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। संबंधवाचक हो जाएगा। घंटी बजी है, कोई आया है पंक्ति में, कौन सा सर्वनाम है? अब यहाँ पे कौन सा आएगा? अनिश्चयवाचक आ जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम 42 का, 43 का, जल्दी से बताइए। 3, 6, 4, 7, 43 कितने हैं? 6 हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में? कौन, कैसे, क्या, तुम। 44
जल्दी से बताइए, क्या जो है सर्वनाम नहीं है? जल्दी से बताइए, गलत हो गया ये। कौन, कैसे, क्या, तुम। तो तुम क्या है? प्रश्नवाचक। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात किया था। ये सारे प्रश्नवाचक हैं और ये तुम क्या प्रश्नवाचक नहीं है। 45, निम्नलिखित में से अनिश्चय है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह अच्छा है वह नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? जो सोएगा वह खोएगा, मैं स्वयं आऊँगा। तो 45 का जल्दी से जवाब दीजिए, कौन सा हो सकता है? जो खोएगा, जो सोएगा वह खोएगा। 46, यह लड़का बहुत होशियार है। मैं कौन सा विशेषण है? मैं कौन सा विशेषण है? सार्वजनिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो है ना टाइपिंग में गड़बड़ी कर दिया है लड़के ने, गुणवाचक विशेषण 2 बार लिख दिया है। तो खैर देखिए, थोड़ी बहुत त्रुटि आपको कहीं मिलेगी, लेकिन उसको मैं आप लोगों को सही बता देता हूँ। तो 46 का कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा या फोर्थ वाला हो जाएगा? क्योंकि इसका गुणवाचक विशेषण ही सही आंसर है। तो फोर्थ वाले पे, 2 वाले पे कुछ और ऑप्शन आना था, लेकिन यहाँ पे गुणवाचक लिख गया, जिसकी वजह से देखिए बार बार क्लिक करने पर रेड का साइन आ रहा है और इस वाले पे क्लिक करने पर ग्रीन का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति ईमानदार सम्मान होता है। सेंटेंस के सभी शब्द लिख दिए गए हैं, ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं। तो आप लोग बताइए जल्दी से। 47, जल्दी से बताइए 47 का। ईमानदार होगा दोस्तों, क्या होगा? ईमानदार होगा। चलिए, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? 48 का गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 48, तो कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि गुण की बात बताई जा रही है। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ में किस शब्द का विशेषण है? डेली देखिए, चाय में आप लोग डेली दूध मिलाते हो, जितनी भी हमारी यहाँ पे बहनें हैं, मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो महिला हैं, वो सभी लोग चाय सुबह सुबह बनाती हैं, शाम को भी बनाती हैं। अगर वो किसी से और बनवा लेती हैं तो कहती हैं कि थोड़ा सा दूध कम है, थोड़ा और मिलाओ। तो ये डेली के यूज में ये सेंटेंस आता है। तो आप लोग सही जवाब दीजिए। 49 का सही जवाब आ भी गया, थोड़ा करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे आरती का जवाब ज़्यादा आ रहा है भाई, बाकी सब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए खैर, 50 पे आ गए हम। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते में किस शब्द में विशेषण है? तो परिश्रमी ही है दोस्तों। ठीक है, क्या है? परिश्रमी है। गलती से क्लिक हो गया, खैर चलिए। त वर्ग का उच्चारण स्थान है। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, जो वर्णमाला में आप सभी लोग पढ़ते हैं ना, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब अच्छे से पढ़ लेना, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। त वर्ग किसका है? तो दंत से है। आप लोग खुद पढ़ के देखिए, त, थ, द, ध, न। जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो जीभ है आपकी, वो दांतों से टच होती है। आप लोग दोबारा से पढ़ के ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ। दंत, ठीक है। तो त, थ, द, ध, न। आ रहा नहीं आ रहा? तो इसी तरीके से आप सबको याद कर सकते हैं। प वर्ग की बात करें तो प वर्ग में जब भी हम प वर्ग के सभी अक्षरों को पढ़ते हैं, जो भी इसमें व्यंजन है, तो उसमें को पढ़ते समय हमारे दोनों लिप्स का टच होता है। जैसे देखिए, प, फ, ब, भ, म। तो दोनों होठों का क्या होता है? ऊपर नीचे का स्पर्श होता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होगा? वो ओट्स होगा, होंठ जिसको कहते हैं। ठीक है। च वर्ग का उच्चारण च, च। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ से है ये? ओट्स, तालु, कंठ, तो कहाँ से है ये? 53 का तालु से होता है दोस्तों। जैसे तालु का मतलब कि अंदर से जो है कि जीभ घूम के आती है। आप लोग पढ़ कर देख सकते हैं। च, छ, ज, झ, य।
है कि नहीं। देखो मैं पढ़ के भी आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वर्णमाला ही कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। छ त्र और ज्ञानी जिसको हम पढ़ते थे बचपन में, तो कौन से व्यंजन है ये, संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक देशज है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशज है। 56 का तो तत्सम शब्द है ये, ठीक है। आग का कौन सा शब्द है, आग कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज। जल्दी से बताइए तो क्या है, तद्भव है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी 58 का कौन सा है, तत्सम शब्द है ये। 59 टेबल कौन सा शब्द है, टेबल तो आप सभी लोग जानते हैं कि विदेशज है, विदेश से लिया गया शब्द है। नाक कौन सा शब्द है, नाक तो कौन सा शब्द है, नाक रूढ़ शब्द है दोस्तों। कहते हैं ना रूढ़ शब्द, कहते हैं उसने मेरी नाक कटा दी है कि नहीं, तो ये रूढ़ शब्द है। तो आप सभी लोग का ये 60 क्वेश्चन की ये सीरीज़ मैं यहीं पे समाप्त किया। ये आज पहली सीरीज़ थी, आपको देखने को मिली है। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखें और पोस्ट कर लिखें, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग कर लेना और अपना फीडबैक आप सभी लोग ज़रूर दीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि मैं जो और भी सब्जेक्ट हैं इसी तरीके से उसको भी कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके कंटिन्यू रखिए। बाकी हमारा जो है कि आज फ्राइडे